हर नेता अपने आप को पहले कार्यकर्ता मानता है। हम इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, अपने पदों के लिए काम नहीं करते। चाय की दुकान से तो आप लोगों को वैसे भी ज्यादा ही प्यार है। भारती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या बात है, बहुत नमस्कार। बुलेट रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुड़गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मौसम पूरा चुनावी है, इसी वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे साथ आ चुके हैं। बुलेट रिपोर्टर का आप हिस्सा बनेंगे और आपसे बहुत सारे तीखे और कुछ मीठे सवाल भी होंगे, जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में अब जाने वाले हैं 2 महीने के बाद। आपका बहुत स्वागत है आज तक। धन्यवाद चित्रा जी। कैसा चल रहा है कामकाज? चित्रा जी बहुत अच्छा है, हम लोग अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आप तो गाड़ी में बड़े अच्छे लग रहे हैं। कितने साल हो गए आपको चलाते हुए? देखिए, मेरा एक शौक रहा है। जब संगठन के काम में मेरी आयु जब उस लेवल की थी तो उस समय मैंने बहुत मोटरसाइकिल पर टूर किए। बड़े सारे सवाल हैं, मैं वो पूछने वाली हूँ। विपक्ष के बहुत इल्जाम है आपके पास, क्योंकि 24 में एक तरफ लोकसभा का चुनाव है, तो उसी के 2-3 महीने के बाद आपके लिए विधानसभा की भी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ जाएगी। अब वो 3 बड़े काम जो हमारे दर्शकों को अभी आप बताना चाहेंगे, इसके पहले कि बुलेट रिपोर्टर की हम शुरुआत करें। पहला विषय तो कि हमने व्यवस्था परिवर्तन के जितने विषय ऐसे किए जिससे जनता दुखी होती थी, जनता को चक्कर काटने पड़ते थे, अफसरों के, उनको मंत्रियों के, विधायकों के, मुख्यमंत्री के, सब जगह ऑटो मोड पर ला करके और जनता को घर में उसको सहायता कैसे मिले, ये व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा, हमने, मैं कह सकता हूँ कि पारदर्शिता का जो शासन वास्तव में लेके आए हैं कि क्या हम कर रहे हैं जनता को पता लगना चाहिए। जो हम करेंगे वही बताएंगे, जो नहीं कर पाएंगे जनता को थोड़ा सा विनम्रता से मना करेंगे कि हम ये शायद ना कर पाए। कोई भी प्रकार के काम है वो जनता के साथ पारदर्शी सब काम करते हैं। आप कह रहे हैं पारदर्शिता है, फिर आपको गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है विधानसभा के भीतर कि भैया भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं हमेशा गीता अपने पास रखता हूँ, तो उनको ये बताने के लिए मैं गीता का कितना बड़ा समर्थक हूँ, तो मुझे अपने जेब से तुरंत गीता निकाल करके और उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाने का। गीता जेब में रखकर मैं हमेशा रखता हूँ। अगर आपको भी लगता हो कि आज अगर उसका विषय का जानकारी आपको दूं तो मैं गीता अपनी जेब में हमेशा रखता हूं। चलिए ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेलमेट लगाएंगे और उसके बाद तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए आज मुख्यमंत्री जी के साथ अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और साथ ही ये जानेंगे कि अब की बार 2024 में बनने जा रही है किसकी सरकार। मुख्यमंत्री जी, अब ये बताइए, जगदीप धनखड़ जी का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और जाट वाला मुद्दा बनाकर बीजेपी उसको लेकर क्यों आगे चल रही है? हरियाणा में आप भी उठा रहे हैं इस मुद्दे को। देखिए, एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत जो है वो हमारे विपक्ष के लोगों ने और खास करके तृणमूल के सांसद ने जिस प्रकार का एक नौटंकी की, और उसमें मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की नौटंकी करना, ये लोकतंत्र का अपमान है। और ऐसी कभी भी इस प्रकार के विषय नहीं आया कि संवैधानिक पदों का ध्यान न रखा गया हो। ये एक देश की लोकतंत्र व्यवस्था में बहुत बड़ा एक खामी आई है, इसको निश्चित रूप से सबक सिखाना ही होगा। और हमने पार्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सख्त नोटिस लिया है और जगह जगह इसका विरोध करेंगे, ये हमने तय किया है। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस अगर एकजुट हो गया और कई मुद्दों पर दिखाई भी वो दे रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए 2024 में बड़ी मुश्किल हो जाएगी? नहीं, किसी प्रकार की मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश ने नेतृत्व स्वीकार किया है और 2024 में बिना किसी यानी व्यवधान के, बिना किसी शंका के, बिना किसी शक के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से तीसरी बार ये सरकार बनने वाली है। लेकिन हरियाणा में पिछली बार बहुमत से आप लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा में भी और फिर उसके पहले लोकसभा में भी क्या आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं खड़ी हो जाएगी? इसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? नहीं, आज जनता सब समझ चुकी है कि अगर हरियाणा में भी पिछली बार, पहली बात तो कि मैंडेट हमें 2014 से ज़्यादा मिला था। 2014 में हमको 34% का मैंडेट था और 2019 में 37% का मैंडेट मिला था। ये अलग बात है कि हमारी सीटें 7 कम रह गई थी
और वो 7 सीटें कम रहने का कारण ये था कि सभी विपक्षी दल एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने की कि बीजेपी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो जो चीज़ वो 2019 में कर चुके हैं उससे बड़ा हथियार 2024 में उनके पास नहीं है। लेकिन 2024 में हरियाणा की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए संकल्प किया है। रोजगार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आपको घेर रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, महंगाई के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल एक बात कहने के लिए, आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। कहीं महंगाई नहीं हुई है। हाँ, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ जो इन्फ्लेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। उसमें चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, इंडिया हो, वो एक गति जो है वो 7 साल में 48% महंगाई होना है। ये महंगाई भत्ता जो तय किया है ये कोई महंगाई ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर क्या बोलेंगे आप, मोदी जी को लेकर? नहीं, मोदी जी आखिर देश के अंदर एक इस प्रकार का नेता जो आज तक कभी आया नहीं, और व्यवहार के नाते हो, आचरण के नाते हो, कर्म के नाते हो, मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री आए हैं अपने देश के, उन सब में नंबर 1 है उनका। और न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि मैं तो दुनिया के जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स में भी मोदी जी के व्यक्तित्व को एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व मानता हूँ, और जिसको दुनिया के लोग मान चुके हैं। बहुत बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और उनके बारे में हमेशा एक टिप्पणी करते हैं कि मोदी जी ही इस दुनिया को एक शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे देश की सांस्कृतिक जो विरासत है, जो विचारधारा है, उसको लेकर के मोदी जी जैसा आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से दुनिया के लोग भी अब अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी देश को बचाएंगे, दुनिया को बचाएंगे। आप खुद मध्य प्रदेश गए थे और वहाँ पर की ओर से ऐलान भी किया गया, तो बार बार उदाहरण आपका दिया जाता है कि देखिए मनोहर लाल जी को भी तो अचानक से इस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये जो बीजेपी के छुपे रुस्तम हैं, किस तरह से उनको ढूंढ कर अपने बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करके बीजेपी काम करती है, इसके बारे में तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा और पहला उदाहरण आपका ही दिया जाता है। विषय होता है कि हर एक कार्यकर्ता के सामने जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, और उस टारगेट के हिसाब से ही आदमी काम करने लगता है। जहाँ तक शासन की पद्धति को सिखाने की बात है, वो सब मिल कर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब सिखाते हैं। आखिर मैं भी पहली बार एमएलए बना, मुख्यमंत्री बन गया। मोदी जी तो एमएलए भी नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे उदाहरण हैं, और कोई भी काम किसी ना किसी ने सबसे पहले करना ही होता है। तो हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके जिसके बारे में निर्णय करता है और उसको दायित्व दे दिया जाता है। तो मोहन यादव जी का नाम आपको दिल्ली से बताकर भेजा गया था या विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया? नहीं, मैंने वहाँ के जो नेता हैं उनसे ही बातचीत की थी और केंद्र के नेताओं से भी बातचीत की थी। तो एक जब कंसेंसस बना, उस कंसेंसस के नाते से और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और हमारे जो पूर्व वहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय थे उनसे बात की, उन्होंने कहा ये ठीक है। तो बल्कि वहाँ के जो उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो शिवराज जी ने स्वयं ही उनके नाम का और प्रपोजल दिया, और उनको फिर सेकंड करने वाले हमारे प्रमुख नेता सब थे, और बाद में सर्वसम्मति से उनके नाम को स्वीकार कर लिया। आपको कई भाषाओं का ज्ञान है? हाँ। क्या क्या भाषाएं आपको आती हैं? देखिए, वैसे तो हिंदी, अंग्रेजी ये हमारी भाषा ऐसी रही है जिसको हमने पढ़ाई भी की है, सीखी भी है। मेरी मातृभाषा जो परिवार में बोली जाती है वो पंजाबी भाषा रही है। हाँ। मैंने संयोग से तमिल भाषा ये भी सीखी है। कुछ प्रदेशों में जाने के बाद वहाँ का सामान्य ज्ञान, गुजरात के अंदर गए तो गुजरात के छोटे मोटे भाषाओं का ज्ञान हमने लिया। मैंने अपने पिताजी से उर्दू भी सीखी थी, और मैं एक बार जापान गया तो जापान की भाषा में भी मैंने वहाँ कुछ अपना विषय रखा, और बाद में फिर मैंने जापान की भाषा को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस शुरू हुई तो वहाँ भी मैंने जापानी भाषा सीखी है। तो मेरा एक शौक़ रहा है कि जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, भाषा उसमें सबसे बड़ा विषय है। इसलिए कोई भी भाषा सीखना ये बहुत अच्छा रहता है। कम से कम जिस प्रदेश की, जिस देश की भाषा सीखी जाए, उस देश के लोगों के साथ एक संबंध बनाने का एक अच्छा तरीका है भाषा सीखना। इसलिए मुझे शौक़ है। अब मैं आजकल जापानी के लिए थोड़ा और समय निकाल रहा हूँ कि जापानी भाषा में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? जब खाली होते हैं तो क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? देखिए, हॉबीज़ में तो मैं हमेशा काम करने में ही मेरा विश्वास रहता है। कर्म ही पूजा है। मैं इस गीता के एक वाक्य को हमेशा धार के रखता हूँ। हाँ, जब कभी खाली हो गए, थोड़ा समय मिल गया, तो जो मेरे साथी लोग हैं, हम यानी जो साथ काम करने वाले लोग हैं,
उनसे भी गपशप करता हूँ। कंप्यूटर पर बैठ करके जो नई नई जानकारियाँ हैं, चाहे वो गूगल के माध्यम से, किसी के माध्यम से, उसका भी मैं सहारा लेता हूँ ताकि ज्ञानवर्धन उसमें से हो जाए। और बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो हमें नई जानकारियाँ आज के युग में इस सिस्टम से, डिजिटल सिस्टम से हमको मिलती हैं। मैं नई जानकारी को लेकर देखना, गाना सुनना, क्या इसके लिए टाइम मिलता है? मूवीज देखना, बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन कोई अच्छा देशभक्ति का गाना हो तो उसको मैं गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि संघ के प्रचारक के नाते से मैं बहुत से गीत सुने भी हैं, गाए भी हैं, और उस समय मन पर एक संस्कार होता उन गीतों का, तो हमेशा मैंने उसका भी मैंने काम किया। एक बार एक हमारा अधिकारियों का हमने एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था, और उस ट्रेनिंग कैंप में एक गीत मुझे बहुत पुराना याद था। उस गीत को मैंने स्वयं वहाँ शुरू कराया और हमारे अधिकारी ने उसको याद भी किया। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, बोल मत मनुष्य तू महान है, मनुष्य तू महान है। तो ऐसा गीत मैंने वहाँ पूरे अपने जितने भी 65-70 लोग थे उन सबको कंठस्थ कराया कि मनुष्य को भी ताकत का एहसास होना चाहिए। लेकिन अब मैं चाहूँगी ज़रा वो किस्सा बताइए, जब आपके पास फ़ोन आया कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या किस्सा था? उसके पहले क्या आपको पता था? फिर दोबारा आपकी ताजपोशी की गई, और मुख्यमंत्री जी, क्या इस बात का डर भी रहता है, जिस तरह से आला कमान लगातार मुख्यमंत्रियों का फेरबदल कर रहा है, कि भैया अगली बारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही हो जाए? इस बात का डर भी रहता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई मुख्यमंत्री पद के साथ कोई ऐसा मेरा बंधा हुआ नहीं हूँ मैं। हाँ। मेरा कोई आसक्ति नहीं है कि कोई पद मुझे मिलता है तो मैं काम करता हूँ। काम करने की जिम्मेवारी, दायित्व, इसको समझ करके करता हूँ। दायित्व कोई भी मिल जाए, प्रदेश की सेवा करना ये हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विधायक का, हर एक मंत्री का, हर एक मुख्यमंत्री का काम है। तो हम इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, अपने पदों के लिए काम नहीं करते हैं। अब उधर शिवराज सिंह चौहान, हालांकि उनकी ओर से खोलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन कम से कम बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे से तो लग ही रहा है कि वो दुखी हैं, और लाडली बहना योजना ने काम किया मगर उनको किनारे कर दिया गया। नहीं, कोई दुखी नहीं होता है। हाँ। एक क्षण मात्र की एक बात होती है कि मेरा दायित्व परिवर्तन हुआ है, और दायित्व परिवर्तन के बाद, उस क्षण के बाद आदमी सोचता है कि मुझे जो नया दायित्व मिलेगा, हाँ। तो जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से, जिस सूझबूझ से पहले वाले दायित्व पर काम किया, नए दायित्व तो भी काम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चाय की दुकान पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी से और भी सवाल जवाब होंगे। आइए, चाय पियेंगे यहाँ। हम चाय की दुकान से तो आप लोगों को वैसे भी ज्यादा ही प्यार है। बात है ना कि कहीं काम करने के लिए कुछ फुर्सत के क्षणों के अंदर हर चीज का उपयोग होता है। हाँ। तो चाय की दुकान में चाय पियेंगे, बढ़िया बढ़िया चाय पियेंगे। अरे भैया ठीक हो, चलो चलो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये बताइए, महिलाओं को लेकर बड़े तेजी से बीजेपी आगे बढ़ रही है। महिलाओं के लिए हरियाणा की सरकार ने क्या किया है? देखिए, अब ये लोग पलट के आप लोगों से सवाल पूछेंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हम तो हर बात का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जो समाज की सेवा, महिलाओं की सेवा, इसमें कभी पीछे हटे नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको याद कराऊंगा कि हरियाणा को हमारे जो शासन आने से पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जनता में एक जागरूकता आई है, जिसके कारण से वो जो 871 की जेंडर रेशो है, अब एनुअल 932 की जेंडर रेशो दर्ज हो चुकी है। अच्छा। तो इसलिए ओवरऑल महिलाओं की संख्या ये पॉपुलेशन में भी बढ़ रही है, और हर एक क्षेत्र में महिलाएं जो इस समय काम कर रही हैं, उसमें भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज गुरुग्राम में महिलाएं बेझिझक होकर घूमती हैं। सिक्योरिटी का कोई इश्यूज नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो गुरुग्राम तो वैसे भी इतना बड़ा शहर है, ये तो होगा ना हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बाकी जगहों पर सुरक्षा मुख्यमंत्री जी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, पूरी सुरक्षा हम देते हैं। हमने तो बल्कि महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं के हाथों से ज़्यादा अच्छी होती है। जब हमने अनुभव किया कि कुछ महिलाएं, जब महिला के विरुद्ध अपराध होता है तो सामान्य थानों के अंदर अपनी बात को कह नहीं सकती थी, हमने उसके लिए कहा कि महिलाओं के थाने अलग होंगे। और आज हरियाणा में 29 महिलाओं के थाने हैं। हर जिले में कम से कम एक तो है ही है, कहीं कहीं 2 भी हैं। और हमने कहा कि अब ना सही है, खुल के कहिए। यूथ के लिए देखिए चाय भी तैयार हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी को देखकर स्पेशल दूध वाली चाय बन रही है? बहुत भाई सुनो 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 सुनो, दूध वाली चाय मैं नहीं पीऊँगा। ग्रीन टी है कि नहीं है? ग्रीन टी है कि नहीं है? किसी ने बताया नहीं आपको? हाँ है, तो फिर ऐसा गर्म पानी या फिर ब्लैक टी, दूध नहीं हो उसमें बस। हाँ, ब्लैक टी बन रही है, ठीक है।
नमस्कार नमस्कार, बस 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 बस, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। दो और सवाल हैं, एक युवाओं के रोजगार को लेकर, उसके लिए आपने क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी और जब उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, इन रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जाएगा आपके सामने। देखिए, हमने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत से अवसर पैदा कराए हैं। सरकारी नौकरियां हमने पहले की अपेक्षा ज़्यादा दी हैं। प्राइवेट जो हमारा सारा जितना भी ये इंडस्ट्री सिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर भी लगभग 30 लाख अवसर ये पैदा हुए हैं जिनको नौकरियां करने का अवसर मिला है। अब मैं आ जाती हूँ दो और मुद्दे। आपकी चाय आप ले लें, ब्लैक टी, मुझे तो आप दूध वाली चाय पिला सकते हो। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है यूसीसी को, तो हरियाणा की इसके बारे में क्या है तैयारी? देखिए, विचार अच्छा है, हाँ, क्योंकि एक देश के रूप में एक एकता और यूनिटी बनाए रखने के लिए हाँ, सामाजिक सौहार्द ये बहुत जरूरी है। और सामाजिक सौहार्द तब होता है जब कम से कम सिविल लेवल पर कोडिंग जो है वो एक हो। सिविल लेवल पर अगर हम अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशा में काम करने देंगे, बहुत से विषय तो बहुत व्यक्तिगत होते हैं। हरियाणा सरकार लागू करने जा रही है, नहीं लागू करने जा रही है? हमने अभी दूसरे प्रांतों का अध्ययन कर रहे हैं, उत्तराखंड भी इसको लागू कर रहा है। हाँ। तो जैसे वहाँ के कानून पास होते हैं तो हम उसके विरोध में नहीं है, हम उसके समर्थन में है, लेकिन बाकी जगह का अध्ययन करके और फिर उसमें सब लागू करेंगे। तो राम मंदिर को मुद्दा बनाकर फिर जाएंगे क्या आप लोग चुनावी? राम मंदिर अब तो मतलब मथुरा, काशी, अयोध्या, सब का सब हर जगह मामला कोर्ट में लेकर जा रहे हैं आप लोग, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। आखिर जनता कोई चीज को चाहती है और हमें लगता है ठीक है, तो हमको जनता के हिस्से के नाते साथ लगना ही है। जनता के विरोध में तो नहीं जा सकते हम। इसलिए जो चीजें जनता में एक मूवमेंट खड़ा होता है, मानो आज जनता में कोई एक विषय खड़ा होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, ठीक है, सरकार ने चलाया, जनता ने साथ दिया। अगर कोई विषय कल को जनता उठाती है, जनता नशा विरोध के विषय में, और बहुत से ऐसे संत महात्मा और एनजीओज वो लग गए हैं, सरकार उसका सहयोग कर रही है, करेंगे। जनता में कोई अच्छी मूवमेंट जब शुरू होती है तो उस नाते से एक दूसरे का सहयोग करने का काम हमारा रहता है। हम भी जनता के हिस्से हैं। ठीक है, जनता के आप हिस्से हैं, जनता को ही चुनाव करना है। आखिरी के दो सवाल एक बार फिर से विपक्षी नेताओं को लेकर। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में आपको कौन दिखता है कद्दावर? किससे है मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का? कांग्रेस अगर ये पारिवारिक पार्टी न रहे हाँ, और सबको साथ लेके चले तो कांग्रेस लंबी चल सकती है। हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी मुख्यमंत्री के बेटे को कभी स्थान मिलता है? कोई भी कहीं से भी हमारा जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उसको उठा करके मुख्यमंत्री बना देते हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को किनारे कर दिया जाए, तभी कांग्रेस लंबी चलेगी। और केवल यानी देश में राहुल गांधी नहीं, हाँ, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा को भी सलाह दे चुका हूँ, हरियाणा में भी कांग्रेस को अगर जीवित रखना है तो दीपेंद्र का पीछा छोड़ करके किसी और के पीछे लगेंगे तो जल्दी कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी, वरना यहाँ भी खत्म है। इंडिया अलायंस जोश से आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें तो पैदा करेगा ना। अगर नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ उनका जो अलायंस है वो अलायंस मान चुका है। क्या मान चुका है? वो लिखते हैं, पहले लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं एनडीए, आई एनडीए। उनको डर लग रहा है, वो अपने नाम को भी आई एनडीए कर रहे हैं। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर। देख लो जनता की आवाज, कितनी सीटें आ रही हैं? मेरी नहीं, जनता की आवाज। 2024 में कितनी सीटें आ रही हैं लोकसभा में? एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ। मुझे मतलब मैं ये दावा नहीं है कि 542 में से 542 आएंगे। हाँ। कुछ तो विपक्ष भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। आखिर विपक्ष नहीं रहेगा तो कभी कभी मान लो हमारे से कोई गलती हो जाए तो कोई बताने वाला चाहिए ना कि ये गलत हुआ। आप निकाल के बाहर कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने कर्मों से निकल के गए हैं। यानी डिमांड है हमको बाहर करो। और हरियाणा में क्या हाल रहने वाला है? क्योंकि 24 में आपकी भी परीक्षा है। हरियाणा में बहुत स्मूथ चल रहा है। हाँ। और इस स्मूथनेस के कारण से आज विपक्ष में कहीं किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। आलोचना करने के लिए उनको करना ही है क्योंकि वो विपक्ष है। अगर हमारे समर्थन में बोलने लग जाए तो उनको विपक्ष कोई नहीं कहेगा, फिर विपक्ष के हिस्से बन जाएंगे। इसलिए दिखाने के लिए उनको कुछ ना कुछ आलोचना करनी होती है। हाँ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। किसानों को लेकर क्योंकि हमने एक लंबा आंदोलन भी देखा है यहाँ पर, किसानों को लेकर क्या व्यवस्था आप लोगों की ओर से की गई है? अभी भी उनकी नाराजगी रह रहकर सामने आती रहती है कि सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मैंने एक वाक्य पूरा बताया पहले आपको कि कुछ ऐसे ठेकेदारी लेकर के चल रहे हैं, वो किसी भी
ऐसे नाम को पकड़ लेते हैं जिस नाम को लेके उनको लगता है कि जनता में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। वो कभी किसान को लेके खड़े हो जाएंगे, कभी महिला को लेके खड़े हो जाएंगे, कभी युवा को लेके खड़े हो जाएंगे। किसान संतुष्ट हैं आपसे? संतुष्ट हैं। इस समय जितना सुखी किसान है पास्ट में कभी रहा हो ऐसा याद नहीं आता। कैसे? हमने उनकी फसलें एमएसपी पर 14 फसलें हरियाणा ऐसा है जो एमएसपी पर खरीद रहा है, कोई दूसरी स्टेट नहीं खरीद रही है। बाकी स्टेट बाकी ज़्यादा धान है, गेहूँ है, ज़्यादा गन्ने का रेट फिक्स करते हैं, 2-3 फसलें। हमने 14 फसलें लेनी शुरू की हैं। कोई फसल नहीं खरीद सकते हैं तो उसको हम भावांतर भरपाई योजना में पैसा कैश देते हैं। बिक्री होने के बाद जो पहले बिचौलियों के पास पैसा जाता था अब वो पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। हम लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में 4 सालों में सीधा किसानों के खातों में भेजा है। ये तो हमने किसानों की बात कर ली है। अब आखिरी सवाल, इधर तो मोदी जी की गारंटी दी जा रही है और हैट्रिक पर हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है। अब मनोहर लाल हैट्रिक लगाने वाले हैं हरियाणा में या मुश्किलें रहने वाली हैं? और अगर हैट्रिक लगती है तो क्या मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बात की गारंटी देंगे आप टीवी पर? देखिए, न तो मैंने पहले कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई विषय कभी उठाया था, ना पार्टी में ना जनता में। ये तो 2014 में अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे, उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन कि हम ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं एक जगह से चुनाव लड़ें। कहाँ से लड़ना है मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पता नहीं थी, कि क्योंकि विचार ही कभी नहीं किया था। मैंने 7 दिन का समय मांगा। 7 दिन के समय के बाद मैंने अपने कुछ साथियों से बातचीत की, उन्होंने मुझे एक नहीं कोई दर्जन भर कॉन्स्टिट्यूंसी बता दी कि यहाँ से आप लड़ सकते हैं। अब उस दर्जन भर में फैसला कौन करेगा? ये हमने जाकर के अमित शाह जी को बता दिया, मेरे बारे में जनता ने ये सोचा है, बताइए आप कहाँ से लड़ना है। बातचीत करते कराते आधे घंटे बाद उन्होंने किससे बात की किससे नहीं की मुझे मालूम नहीं, उन्होंने कहा आप करनाल से चुनाव लड़ो जाओ। हम करनाल चले गए और करनाल में मैं समझता हूँ कि उस फर्स्ट इलेक्शन के अंदर 70% के आसपास मुझे टोटल जो मैंडेट है वोट का वो मुझे मिला। 1,16,000 वोट से मैं जीता। लोग हैरान रह गए कि ये आदमी जिसने कभी चुनाव सोचा नहीं, हालांकि मेरा परिचय करनाल में बहुत है, पहले भी था। हैट्रिक पे आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर पता चले दिल्ली से फोन आ जाए कि भैया मुख्यमंत्री जी जाइए सांसदी का चुनाव लड़िए? अभी तो कुछ भी हो सकता है बीजेपी में। अपने पद के साथ आसक्ति हाँ। या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं रहती। कौन सा पद उसके पास आज है, कौन सा कल होगा, कोई आसक्ति नहीं रहती है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल ये दोनों मिल करके जो निर्णय करते हैं वो हो जाता है। तैयार रहते हैं आप लोग हमेशा हमेशा। मोह नहीं होती है कुर्सी के साथ? नहीं, मैंने बताया आसक्ति मोह एक ही बात है, आसक्ति होती ही नहीं है। हम तो जनता की सेवा करने की आसक्ति मन में है। वो सेवा किस रूप में संगठन कराए उसी रूप में खड़े हो जाते हैं। जनता हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो जीत रहे हैं 24 निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैट्रिक। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैट्रिक। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर लाल जी आज तक से जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने खोलकर कहा है कि हैट्रिक पक्की है 2024 के लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। हालांकि सीएम पद को लेकर वो मुस्कुराते हुए अपना जवाब गोलमोल दे देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इनके दावे में कितना दम है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। हर एक खबर, हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए गुड़गांव से दीजिए इजाजत।